हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय सुमित में। अगर आप भी बायो में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का तीसरा लेक्चर है और आज के परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आप इस वीडियो को मिस करने की कोई भी गलती ना करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 17, लिंग संलग्न विकार से आप क्या समझते हैं? तो लिंग संलग्न विकार वो विकार होते हैं जो लिंगी गुणसूत्रों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र विकार कहते हैं। अगर हम बात करें इन विकारों की तो यह मुख्य रूप से आपकी 12th क्लास में दो हैं, एक तो हीमोफीलिया और एक वर्णांधता। तो अगर हम बात करें इनके परिभाषा की तो लिंग संलग्न विकार वे अनुवांशिक रोग होते हैं जिनके जीन लिंग क्रोमोसोम यानी एक्स या वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इन विकारों का प्रभाव स्त्री और पुरुष पर अलग अलग पड़ता है। अधिकांश लिंग संलग्न विकार एक्स अप्रभावी एक्स संलग्न अप्रभावी होते हैं। उदाहरण हीमोफीलिया है और वर्णांधता है। अगर हम बात करें हीमोफीलिया की तो हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हीमोफीलिया दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमोफीलिया मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हीमो का अर्थ होता है रक्त और फीलिया का अर्थ होता है फैलना। कहने का मतलब नॉर्मल व्यक्ति में छोटी मोटी चोट लगने पर रक्त बहना बंद हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया में रक्त बहना बंद नहीं होता। जैसे हीमो का मतलब रक्त और फीलिया का मतलब फैलना। आप सीधा इसमें यह याद रखें, हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें छोटी मोटी चोट लगने पर रक्त का फैलना या रक्त का फैलाव बंद नहीं होता। इसे हम हीमोफीलिया कहते हैं और यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, हीमोफीलिया वह विकार है जिसमें छोटी मोटी चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर के बाहर बहते हुए रक्त का थक्का नहीं जमता। सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर रक्त कुछ ही समय में जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण खून बहना उतनी जल्दी बंद नहीं होता। इसे रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघरानों में पाया जाता था। और एक बात और याद रखें, इसे महारानी विक्टोरिया में भी देखा गया था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। आगे की बात करें, यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। अगर हम बात करें पुरुषों की तो पुरुषों के पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई। यदि उस पर हीमोफीलिया का जीन आ जाए तो यह बीमारी हो जाती है, जबकि महिलाओं के पास दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। वे आमतौर पर इस बीमारी की वाहक होती हैं और बीमारी तभी होती है जब उनके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर यह जीन मौजूद हो, जो कि बहुत ही रेयर केसों में होता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। उसके बाद यह मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है, जबकि महिलाएं इसकी अधिकतर वाहक होती हैं। इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन के बहुत से राजघरानों में देखा गया। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। इसका जो दूसरा उदाहरण है वह कलर ब्लाइंडनेस है। इसे हम हिंदी में वर्णांधता भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, गांव में अपने आसपास जब हमें कोई चीज दिखती नहीं है तो घर वाले या और कोई कहता है अंधरा होका। क्या कहते हैं? अंधरा होका। ऐसे वर्णांधता भी मुख्य रूप से अंधरा होते हैं। भाई इन्हें कुछ नहीं दिखता, इन्हें दिखता है लेकिन उतना नहीं दिखता। इन्हें क्या नहीं दिखता? इन्हें लाल और हरा रंग सही से नहीं दिखता। इन्हें लाल और हरा रंग सही से नहीं दिखता। जो वर्णांधता के ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन्हें लाल और हरे में अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार एक सिंगल व्यक्ति
जिस प्रकार एक सिंगल व्यक्ति को अपनी क्रश चुनने में बहुत ही टाइम लगता है, वह सही से अंतर नहीं कर पाता कि वह किसको अपनी क्रश बनाए, इसी प्रकार एक वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरे कलर में अंतर समझ में नहीं आता। वो भी बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि यह लाल है कि यह हरा है। जैसे यहाँ पर एक सामान्य दृश्य है जो एक सामान्य व्यक्ति को दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखिए कितनी हरी हरी घास है, गार्डन में गए हरी हरी घास में बैठे, लेकिन यहाँ पे एक वर्णांध व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है कि उसको इस हरी हरी घास में ऐसा पीला पीला सा कुछ दिखेगा। यह हरे कलर को हल्का सा पीला देख सकता है, कहने का मतलब इसे अंतर समझ में नहीं आता। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो थ्योरी बेस है, इसको इतना मत समझो। तुम तो ऐसा याद रखो, हमने हीमोफीलिया पढ़ा, हीमोफीलिया रॉयल डिजीज है, उसमें रक्त का फैलना बंद नहीं होता, वह एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। बस इतना इतना याद रखो और फिर कुछ भी लिखते जा, कोई नहीं देखता इतना। जिस प्रकार आपके घर पे आपको इज्जत नहीं मिलती, कोई नहीं देखता इतना कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसी प्रकार एग्जामिनर वो जब घर घर पे इज्जत मिल नहीं रही आपको, आप वहां आगे सोचे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी अच्छे से चेक करेगा इज्जत से, नहीं, घर पे मिल नहीं रही, बाहर रिक्शा लगाए। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, यह ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता। यह हीमोफीलिया की तरह एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। अनुवांशिक विकार सामान्यतः इस दोष से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। कुछ दुर्लभ मामलों में नीले और पीले रंगों की पहचान करने की भी समस्या हो सकती है। आप सोचिए, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो क्या से क्या हो सकता है। जैसे माना कि उसकी शादी हुई और उसकी बीवी लाल कलर की साड़ी पहने हैं, क्या पहने, लाल कलर की साड़ी। अब वह लाल कलर में अंतर नहीं कर पाया और उसने कोई हरे कलर की महिला को अपनी बीवी समझ लिया। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है, आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति बन सकती है। जैसे आपकी क्रश क्या पहने, लाल कलर का सूट पहने, और आपको वर्णांधता हो गई या आपको वर्णांधता होती तो आप लाल में अंतर नहीं कर पाए और आप क्लास की किसी हरे रंग की लड़की के पीछे चले गए। आपने पूरा दिन उसी के पीछे गुजार दिया कि वो वहां पे गई, वो वहां पे गई, वो हमें वहां पे दिखी, और अगर उसने आपको हंस के देख भी लिया तो आप सोचिए क्या से क्या हो सकता है। वर्णांधता बहुत खतरनाक चीज है भाई, भरोसा उठ गया, इसको बढ़ गया। हाँ, अगर आपको वर्णांधता नहीं है तो आप इन जो आपको गोले में जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो गोले में क्या लिखा, नंबर लिखे कुछ, कमेंट बॉक्स में बता, तब हमें पता लगेगा कि आपको वर्णांधता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का वर्णन कीजिए। यह मॉडल किसने दिया, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। कहने का मतलब डीएनए होता है ना, उसका द्विकुंडली मॉडल, जिसे डबल हेलिक्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में द्विकुंडली कहते हैं, किसने दिया और इसके प्रमुख लक्षण क्या थे। इसे पढ़ने से पहले हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। यही सोचिए कि वो भी किसी की क्रश होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यह फोटो दिख रही है, जब भी आपको दो स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे दिख जाए, जब तो आप समझ जाइएगा कि वह डीएनए है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैडम जी ने अपनी चोटी बनाई है या हेयर स्टाइल बनाया है, कुछ भी समझो। यहाँ पे इनका जो क्रिस क्रॉस एक चित्र बन रहा है जिसे हम डीएनए समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड है जो सिर्फ एक ही लट है, यह क्या है, आरएनए है। ऐसा याद अभी भी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम आपको डीएनए का चित्र याद करवा के जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, हर कोई थोड़ी होशियार होता है, हम भी नहीं थे, लेकिन हम आपको बनाएंगे। अब तो इसकी फोटो अपनी आंखों में बसा लीजिए, बिल्कुल बसा ली। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा दी, कहना हाँ भैया दी। इसके साथ आपके अगल बगल लड़कियां होंगी तो उनकी कोई दिक्कत नहीं, अपने होम टाउन में है, मतलब कहने का मतलब वो अपने घर के स्कूल में वो कुछ भी कर सकती हैं। जो लड़के होते हैं समस्या उन्हीं के जीवन में है। 10th में आपके अगल बगल कुछ लड़कियां बैठी होंगी, हाँ बैठी थी। आप उनकी चोटी गौर से देखना, उनकी चोटी ऐसी क्रिस क्रॉस आकार की बनी होगी, कहना हाँ भैया बनी है। बस अगर पेपर में डीएनए आया तो तुम्हें ऐसा चित्र बनाना है। उनकी चोटी देखो
और उनकी चोटी जैसी जैसी बनी है तुम वैसा वैसा बना दो, बस डीएनए बन गया। यही है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। लो, बातों बातों में तुमने चित्र सीख लिया, कितनी अच्छी बात है। बस तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो थ्योरी है हम थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। आपने चित्र बनाना सीख लिया, बस इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और बातों बातों मजाक मजाक में पढ़ते रहिए। आपने एक लड़की देखी, उसकी चोटी देखी, उसकी संरचना चोटी की ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी, जिसे हम बोलते हैं चोटी गोना। बोले चोटी गोदो, बस बना दी तुमने। यह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हो गया, क्योंकि इसमें दो कुंडलियां हैं। कितनी है? दो, इसलिए इसका नाम क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब यह किसने दिया था? क्रिक तथा वाटसन। किसने दिया था? क्रिक तथा वाटसन। यह मॉडल किसने दिया था? यह मॉडल क्रिक तथा वाटसन ने दिया था। क्रिक और वाटसन। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बार डीएनए दोहरा कुंडलित मॉडल जेम्स वाटसन और क्रिक द्वारा 1953 में प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार डीएनए दो प्रति समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी हुई एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसी संरचना है, जिसमें ATGC अंदर होते हैं, जो अनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखते हैं और प्रतिकृति में मदद करते हैं। कोई बात नहीं। डीएनए मॉडल की विशेषताएं। वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी के समान होती है। कहने का मतलब, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम यहाँ से चढ़ने का प्रयास करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम ऊपर चढ़ सकते हैं इससे, और नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए क्रिक तथा वाटसन ने इसे क्या कहा? घुमावदार सीढ़ी कहा। वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको 1 और 2 श्रृंखलाएं दिख रही हैं, इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यह किसकी बनी है? पॉलीपेप्टाइड की बनी है। जैसे डीएनए दो धागों या श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे रहते हैं, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स कहते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अगर आप डीएनए के चित्र बनाएंगे तो अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 लिखना होगा, जबकि अगर आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा। ओके, कोई बात नहीं, समझ गए सर। हम आगे देखते हैं शर्करा, जिसे हम शुगर कहते हैं। सीढ़ी के जो दो किनारे होते हैं वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं। एक क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में भी आता है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आगे देखते हैं नाइट्रोजनी क्षार। सीढ़ी के डंडे 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार से बने होते हैं, जो हमेशा एक निश्चित जोड़ी से जुड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो अट्रैक्शन आपकी क्रश के साथ है, वो और किसी के साथ नहीं है। कहने का मतलब, आपके और आपकी क्रश के बीच में जो बॉन्ड है वो एक अलग प्रकार का बॉन्ड है, और वो बॉन्ड और किसी से नहीं बन सकता। इसी प्रकार यहाँ पे जो ए है, जिसे हम एडेनिन कहते हैं, वह हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा। ये सार्वभौमिक सत्य बात है। जैसे हमेशा बैक बेंचर सिंगल लौंडे ही होते हैं। जैसे आपकी क्लास में एक सार्वभौमिक सत्य होगा कि जो बैक बेंचर होंगे, जो पीछे बैठते होंगे, वो हमेशा सिंगल लौंडे होंगे। वो भाई डबल नहीं हो सकते जीवन में। उन्हें नजर नहीं, किसी का श्राप लगा है। क्या लगा है? श्राप। इसी प्रकार सार्वभौमिक सत्य है, जहां पे आपको एडेनिन दिखेगा, आंख बंद करके वहां उसके सामने थाइमिन लिख दो। क्या बंद करके? आंख बंद करके एडेनिन को किससे जोड़ दो? थाइमिन से जोड़ दो। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2। कितने से? 2 से। कोई बात नहीं। इसी प्रकार आप साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ दो। कहने का मतलब, जी को 3 बॉन्ड के साथ, कितने बॉन्ड के साथ? 3 बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जोड़ दो, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, वो भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बंध, ये क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि जी और सी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं।
प्रति समांतर श्रृंखलाएं। डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर दिशा में चलती हैं। यदि एक श्रृंखला की दिशा 5' और दूसरे की दिशा, अगर एक की दिशा 5' है तो दूसरे की दिशा 3' होगी, तो दूसरे की दिशा 3' से 5' होगी। कहने का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3' लिखा तो इसी इसकी श्रृंखला के लास्ट में 5' लिखा, जबकि यहाँ पे 5' लिखा तो इसके नीचे 3' लिखा। और जब हम इसको ऐसा घुमा देंगे, अगर हम इसको ऐसा घुमा देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, तो यह एक दूसरे के उलटफेर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर है वह एडेनिन को व्यक्त करता है, जो येलो है वह थायमिन को, जो ब्लू है वह ग्वानिन को, जो ग्रीन है वह साइटोसिन। कहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की माप की, इसके व्यास की, इसकी पिच की, कैसा क्या होता है, तो आप इसे याद करें। डीएनए की माप, क्या? डीएनए की माप। व्यास, अगर हम डीएनए के व्यास की बात करें तो डीएनए कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जी आपको याद करना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम डीएनए की कुंडली का व्यास होता है। जबकि इसकी पिच, कहने का मतलब जो इसकी पिच है, की लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यह है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक क्षार से दूसरे क्षार की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, इसके घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम और एक क्षार से दूसरे क्षार की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में सबसे पहले हम उन दीदी की ऐसी ऐसी चोटी बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दीदी को देखेंगे और उनकी ऐसी ऐसी चोटी बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐसे क्षार युग्म लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐसे क्षार युग्म लगाएंगे और फिर हमारा डीएनए का चित्र बनके तैयार है। तालियां बजाइए। फिर हम इसमें यहाँ पे 3' यहाँ पे 5' लिखेंगे, यहाँ पे 5' यहाँ पे 3' लिखेंगे और फिर हम इनकी पिच की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसके घुमाव की लंबाई, इसके घुमाव की या पिच की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम और इसके एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन की दूरी 3.4 लिखेंगे और हम फिर यहाँ पे लिख देंगे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और हमारा डीएनए के चित्र बनके तैयार है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं आरएनए के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिस प्रकार जिस दिन आपकी क्रश आपके कॉलेज आती है, उसी प्रकार आपका कॉलेज जाना उस दिन एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है कि नहीं, आज हमें कॉलेज जाना ही है क्योंकि वो आई है और हमें उसको देखना है। इसी प्रकार अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और वो भी बायो का, तो आपको डीएनए या आरएनए से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। चाहे वो 3 नंबरिया में आ जाए, चाहे वो 5 नंबरिया में आ जाए, लेकिन डीएनए और आरएनए से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस होते हैं। कहने का मतलब जो डीएनए होता है उसमें थायमिन पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलता है। क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। अरे आप इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आप एक बैक बेंचर हैं, क्या है? बैक बेंचर, और एक आपकी क्लास का टॉपर है, क्या है? टॉपर। तो आप दोनों के गुण लगभग समान होंगे, लेकिन आप दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होगा। आपके पास एक कीड़ा नहीं होगा, वो भी क्या? पढ़ने वाला। आपके पास एक पढ़ने का गुण नहीं होगा, लेकिन आपके टॉपर के पास पढ़ने वाला गुण होगा। इसी प्रकार डीएनए और आरएनए दोनों समान हैं। कहने का मतलब डीएनए फर्स्ट वेंचर है और आरएनए बैक वेंचर है। दोनों की संरचनाएं लगभग समान है, दोनों में समान प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं, लेकिन डीएनए में थायमिन मिलता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल मिलता है।
अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं। जैसे डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार है वह ATGC है। तो ए से याद रखिए अब, ए से याद रखिए अब, टी से याद रखिए ताऊ जी, टी से याद रखिए ताऊ जी, जी से याद रखिए, जी से याद रखिए जी, और सी से याद रखिए चले। अब सी रखिए चले, कहने का मतलब ATGC, अब ताऊ जी चले। तो डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार को आप ऐसे याद रख सकते हैं, अब ताऊ जी चले। ए से अब, टी से ताऊ, जी से जी, और सी से चले, अब ताऊ जी चले। जबकि आप आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार को कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो आप आरएनए को कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ए से अब, यू से अंकल, जी से जी, और सी से चले। डीएनए में याद रखना है अब ताऊ जी चले, और आरएनए में याद रखना है अब अंकल जी चले। आई होप कि अब आप इसे याद कर सकते हैं, यह इतना भी कठिन नहीं है, रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई, सीधा याद रखो। आप तो बैक बेंचर हो, आप तो वैसे ही ऐसे याद रख सकते हो भाई। बैक बेंचर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो तो 15 मिनट पढ़ के पेपर दे दे। हाँ सच में, हमने देखे हैं भाई, ऐसे ऐसे लौंडे देखे भाई, 15-15 मिनट पढ़ के पेपर दे के आ रहे हैं, और मुस्कान देखो उनके चेहरे पे। तो लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर, थायमीन। तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमीन नहीं होता, इसकी जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता, इसके स्थान पर यूरेसिल मिलता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए की संरचना सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। याद करो उन दिदिया को जिन्होंने 2 चोटियां बनाई थी, याद करो उन दिदिया को जिन्होंने 2 चोटियां बनाई थी। एक था डीएनए, और जो एक था सिंगल स्ट्रैंडेड, वो था आरएनए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, याद है हमें तो, अच्छे बच्चे हो आप लोग। आगे देखिए, यह आनुवांशिक सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, जबकि आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। डीएनए आनुवांशिक में पाया जाता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म, कहने का मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए अधिक स्थिर होता है, आरएनए कम स्थिर होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। हमारे डीएनए और आरएनए के अंतर पूरे हुए। अब इसी का जो दूसरा भाग है वह है आरएनए तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, कहने का मतलब मानव जीनोम परियोजना, इसी को हम महापरियोजना भी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य डीएनए के संपूर्ण अनुक्रम का पता लगाना और सभी जीनों का मानचित्र करना था। कहने का मतलब मानव में डीएनए पाया जाता है, मानव में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, और यह डीएनए ही है जो आपके आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को या उनकी विविधताओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए कि मानव के जो डीएनए अनुक्रम होते हैं, जैसे एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यह कहाँ पे कितने होते हैं और यह किस प्रकार पाए जाते हैं, इसलिए इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें इसके लक्ष्य की, HGP के मुख्य लक्ष्य: जीनों की पहचान, मानव डीएनए में मौजूद लगभग 25,000 जीनों की पहचान करना। अनुक्रमण, मानव डीएनए बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के क्रमों को निर्धारित करना। मानव जीनोम की विशेषताएं: मानव जीनोम में 3164.7 बिलियन क्षार युग्म होते हैं। औसतन एक जीन में लगभग 3000 क्षार होते हैं, लेकिन इसका आकार अलग अलग हो सकता है। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें कुल 2.4 मिलियन क्षार हैं। कुल जीनों में से लगभग 50% से अधिक कार्य अभी तक अज्ञात है। पूरे जीनोम का केवल 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है। 2 व्यक्तियों का डीएनए लगभग 99 पॉइंट समान होता है, लेकिन 0.1% अंतर हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है। आपको इतना सा याद नहीं करना, थ्योरी बेस है, इतना याद नहीं करना, हम बता रहे हैं आपको क्या याद करना। आपको याद रखना है सबसे पहले इसकी पूरी परिभाषा, उसके बाद याद रखना है पॉइंट बनाना, लिखना है। यह 13 साल तक चलने वाली एक महापरियोजना थी। इसकी शुरुआत 1990 में और लगभग एंड 2003 में। इतना हो गया, कोई बात नहीं। फिर आपको लिखना है इसके लक्ष्य, लिख देना थोड़े से, और उसके बाद फिर आप लिखना है इसमें मानव जीनोम
में कितने क्षार युग्म मिलते हैं यह लिख देना। उसके बाद लिखना अभी तक 50% के कार्य अज्ञात है, लिख देना। यह भी लिख देना कि अभी तक 2% हिस्सा ही प्रोटीन कोड करता है। उसके बाद लिख देना कि 99.9% लोग एक दूसरे के समान है, जबकि 0.1% लोग एक दूसरे से भिन्न है। बस इतना लिख दो, हो जाए। अब हम बात करते हैं एचजीपी के लाभ की। किसकी बात करते हैं? एचजीपी के लाभ की। मानव कोशिका में जीन। तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हमें पता चल जाए कि कोई जीन है या इस बीमारी के लिए उत्तरदायी है, तुम उस जीन को जीन चिकित्सा द्वारा बदल सकते हैं या उसके हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा में अनुवांशिक रोगों जैसे कैंसर, मधुमेह के कारणों को समझना और उनका बेहतर इलाज कर खोजना, या फॉरेंसिक साइंस अपराधियों की पहचान और पितृ विवाद सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद मिलती है। आपने वो देखा सीआईडी? क्या देखा भाई? सीआईडी। अरे यार क्या बने यार। आपने एक नाटक देखा होगा जिसका नाम है सीआईडी। उसमें आप जानते होगे दो लोगों को, इंस्पेक्टर दया और तारका मैडम। भाई दोनों का कुछ चल तो रहा, तुम मानो या ना मानो, हमें भी लगता दोनों का कुछ चल तो रहा। और तारका के साथ एक डॉक्टर है साड़ू के, क्या नाम उनका? डॉक्टर साड़ू के। तो जो वहां पे फॉरेंसिक साइंस है जिससे वो बाल या खूनी की खाल या उसके लार्वा है उससे वो डीएनए निकाल कर कुछ चेक करते हैं ना, ये उसी की बात हो रही। अपराधियों की पहचान में, किसमें? अपराधियों की पहचान में। क्योंकि 99.9% लोग समान है, लेकिन 0.1% तो अलग है ना। अगर हमें किसी का बाल मिला, हम उसके डीएनए की जांच करवाएं और फिर हमें पता लग सकता है ना 0.1% के हिसाब से कि यह किसका बाल है। इसी प्रकार तो डॉक्टर तारका और डॉक्टर साड़ू के यह क्या करते हैं? यह सीआईडी में फॉरेंसिक विभाग में। जब आप इंटर पास कर लेंगे ना, इंटर, तो इंटर के बाद एक वो होती है बीएससी फॉरेंसिक साइंस, उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं फॉरेंसिक का। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं मानव विकास। मानव के विकासवादी इतिहास और पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या व्यक्तिगत चिकित्सा, व्यक्ति के अनुवांशिक संरचना के आधार पर विशेष दवाइयाँ तैयार करना। जैसे हमें पता है कि यह 0.1% अलग लोगों है, 0.1% अलग है दूसरे लोगों से, तो हमें इनके विशेष रूप से इन्हीं के अनुसार कोई दवा बनानी है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं अगर उनका मन हो। अगर उन्हें थोड़ा सा भी समझ में आए तो वो कर सकते हैं, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, यह वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों का उपयोग करके किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर व्यक्ति 99.9% सेम है, लेकिन वह 0.1% अलग है। इसी प्रकार इसकी जो खोज है वह एलेक्स जेफरी ने की थी। किसने की थी? एलेक्स जेफरी ने। भारत में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया डॉक्टर लालजी सिंह ने। किसने बनाया? डॉक्टर लालजी सिंह ने। मानव जीनोम का लगभग 99.9% डीएनए समान होता है, अंतर केवल 0.1% में होता है। इस 0.1 क्षेत्र को पुनरावृत्ति डीएनए या रिपीटेड डीएनए, इसमें VNTR होते हैं, जो हर व्यक्ति में इन रिपीटेड की संख्या और लंबाई अलग अलग होती है। उपयोग अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, वही हमने बताया डॉक्टर तारका और अभिजीत वाला। कुछ तो है उन दोनों के बीच भाई, केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी होती जा रही। देखना कभी टाइम निकाल के, पता नहीं वो आंखों आंखों में बात कर लेते वो लोग। हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में अपराधियों की पहचान करना, पितृ निर्धारण, माता पिता और संतान के बीच जैविक संबंध स्थापित करना, आनुवंशिक विविधता, जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता और विकास का अध्ययन करना। चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक रोगों की पहचान करने में। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। इतना सब थ्योरी बेस है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा समझना है और अपने हिसाब से लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। और अगर आप एक बैक बेंचर हैं तो आप तो फिर लिख ही देंगे, हमें पता है बैक बेंचर भाई लिख देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो समजात अंग आप ऐसे याद रखें, समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है, जिनकी संरचना
और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन फिर भी वह अलग अलग कार्य करते हैं। क्या करते हैं? काम अलग अलग करते हैं, काम अलग अलग करते हैं। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। जैसे समजात अंग, ऐसे अंग जिनकी संरचना उत्पत्ति समान हो, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान हो, लेकिन उनके काम क्या हो? अलग अलग हो। काम क्या हो भाई? अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ह्यूमन है, ह्यूमन के हाथ में जो हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, यहाँ पे चीता है, यहाँ पे व्हेल है, यहाँ पे बैट है, इन सब की संरचना उत्पत्ति समान है, लेकिन इनके काम अलग अलग है। जो ह्यूमन है उसके हाथ पकड़ने का काम करते हैं, जो चीता है उसके आगे वाले पैर हैं जिसे हम अग्रपात कहते हैं, वह दौड़ने का काम करते हैं, व्हेल के तैरने का, जबकि बैट चमगादड़ के उड़ने की। जैसे अब हम पढ़ते हैं समझाता हूं, वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना और उत्पत्ति समान है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित होते हैं, लेकिन विभिन्न वातावरण में रहने के कारण अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। यह विकास के अपसारी विकास को दर्शाता है। कोई दिक्कत? समझाता हूं, ऐसे अंग जिनकी संरचना उत्पत्ति समान हो और कार्य अलग अलग हो, समझाता अंग कहलाते हैं। समझात अंग के प्रमुख उदाहरण: मनुष्य का हाथ पकड़ने हेतु, पक्षी के पंख उड़ने हेतु, व्हेल के फिल पर तैरने हेतु, और इन सभी की अस्थियां लगभग समान संरचना की होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें समरूप अंग की, तो समरूप अंग ऐसे अंग होते हैं जो संरचना में असमान होते हैं, जो संरचना में क्या होते हैं? असमान होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनका काम एक समान होता है। जैसे समरूप अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी संरचना उत्पत्ति अलग अलग हो, लेकिन उनके काम क्या हो? समान। जैसे बे अंग जिनकी शारीरिक संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। ए अंग अपसारी विकास का परिणाम है। ऊपर वाला क्या था? अपसारी। नीचे वाला क्या है? अभिसारी। यहाँ असमान पूर्वजों वाले जीव एक ही वातावरण में रह कर समान कार्य के लिए विकसित हुए हैं। प्रमुख उदाहरण पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और कीट के पंख शामिल हैं। प्रमुख उदाहरण पक्षी और चमगादड़ पंख, इनकी संरचना अलग होती है, लेकिन कार्य दोनों का उड़ने का होता है। कीटों के पंख और पक्षियों के पंख संरचना भिन्न होती है, लेकिन कार्य समान होता है। मनुष्य और ऑक्टोपस की आंखें, इनका विकास अलग अलग ऊतकों से हुआ है, लेकिन दोनों का कार्य देखने का होता है। कहने का मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चमगादड़ का पंख है, यहाँ पे तितली का पंख है, यहाँ पे पक्षियों के पंख है। इन सभी की संरचना अलग अलग है, लेकिन इनका कार्य एक ही है, उड़ने का। कार्य क्या है? एक ही है, उड़ने का। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जबकि ऐसे अंग जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होता है, समरूप अंग कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों की। ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जबकि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल, वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे लवेरिया, नाम सुना होगा आपने, लवेरिया। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर आपका दोस्त लवेरिया से पीड़ित है तो उससे दूरी बना लीजिए भाई। अभी पेपर है, अभी आप लवेरिया में गिरे, वहां आपके रिजल्ट का विकेट गिरा, तो लवेरिया से दूरी बनाए रखिए। अभी अभी नहीं, टाइम आएगा, लवेरिया करने का भी टाइम आता है। तो हम फोकस करते हैं अभी अपने बोर्ड परीक्षा पर, क्योंकि अगर आप यहाँ से पास हुए तो एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और साथ ही एक सुनहरी, समझ जाओ, सारी बातें नहीं कही जा सकती। तो हम बात करते हैं संक्रामक रोग की। तो ऐसे रोग जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी जैसे रोग कारकों के कारण होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जानवरों या संदूषित वातावरण से फैलते हैं। इनका बचाव हाथ धोना, टीकाकरण और संक्रमितों से दूरी बनाकर संभव है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे सामान्य जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरियसिस। अगर हम बात करें सामान्य जुकाम की, तो सामान्य जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। सामान्य जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। सामान्य जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का एक संक्रमित वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से राइनो वायरस के कारण होता है। इसके लक्षणों में गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, छींकना आना, हल्की खांसी शामिल है। यह आमतौर पर 10 से 7 दिनों
में खुद ठीक हो जाता है, जिसके लिए पर्याप्त आराम और तरल पदार्थों का सेवन आवश्यक है। यहाँ पे आप इन दीदी को देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इनको जुकाम हुआ है और ये अपनी नाक साफ कर रही है रुमाल से। सामान्य जुकाम के लक्षण: नाक बहना या बंद होना, नाक से पानी आना, छींक आना लगातार, हल्का बुखार। वो वाली आपने वो सुनी ना, विक्स 500 लो, सर्दी खांसी खिचखिच दूर करो, ऐसे ही हुआ होगा आपको सामान्य जुकाम। आपको इसमें यह याद रखना राइनो वायरस के कारण होता है और फिर जो मन कर जाए वो लिख देना। बस क्रश के बारे में नहीं लिखना, नहीं तो एग्जामिनर ऐसा काट देगा, आपने अपने क्रश के बारे में लिखा और उसने ऐसा काट दिया। समझ रहे? इसलिए आपको राइनो वायरस लिखना और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने फील किया हो वो लिख देना, इतने में काम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह संदूषित भोजन और जल के कारण फैलता है। मुख्य लक्षण: टाइफाइड के मुख्य लक्षण आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 1 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। देख रहे हो भाई, अगर आप आज संपर्क में आए तो 1 से 3 सप्ताह बाद दिखेगा टाइफाइड। समझो भाई तुम, कितनी खतरनाक बीमारी है। आज लगी, 3 सप्ताह बाद पता चला, लो जी क्या हो गया हमसे। इसमें तेज बुखार जो धीरे धीरे बढ़ता है और 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक जाता है। पेट में दर्द, कब्ज या दस्त होना, सिर दर्द, शरीर कमजोर होना, कुछ मामलों में छाती पर गुलाबी चकत्ते आना। फैलने का कारण: संक्रमित व्यक्ति के मल से संदूषित पानी या फल या सब्जियों जो फल या सब्जियां वो आपने संदूषित पानी से धोकर खाई हों, या सफाई पर ध्यान ना देना। इसका जो टेस्ट है, इससे याद रखना, टाइफाइड का टेस्ट विडाल परीक्षण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विडाल। कभी कभी ऑप्शनल में आता है कि टाइफाइड के टेस्ट को क्या कहते हैं, विडाल परीक्षण। और एक ऑप्शनल और आता है कि बीसीजी किसका टीका है। बीसीजी किसका टीका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बीसीजी किसका टीका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइफाइड के सामान्य लक्षण दिखाए हुए हैं। नंबर 1, तेज बुखार, पेट दर्द, थकान, डायरिया, सिर दर्द, गुलाबी चकत्ते, बस यही सब। और अगर आपको यह दिखाई दे तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अगला जो रोग है वह निमोनिया है। यह फेफड़ों से संबंधित एक रोग है जिसमें जो हमारी एल्वोलाई होती है उनमें ऐसा म्यूकस या तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग आ जाती है, मवाद बन जाती है, तब निमोनिया होता है। फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है। निमोनिया क्या है? फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है जो एयर सैक, कहने का मतलब जो कूपका है जिन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं, में सूजन या तरल पदार्थ भरने के कारण बनता है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, कपकपी, बलगम आना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द। यह एक संक्रमण बीमारी है जो हो सकती है, जो श्वसन की बूंदों के माध्यम से फैलती है। कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया है और वह खांसता है, छींकता है, जो एयर ड्रॉप निकलते हैं, अगर वह किसी व्यक्ति के अंदर चले जाए उनसे निकले हुए बैक्टीरिया या वो एयर ड्रॉप, तो उससे निमोनिया हो सकता है। निमोनिया की प्रमुख लक्षण: खांसी आना, कभी कभी बलगम में खून भी आ सकता है, तेज ठंड बुखार लगना, सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई, बच्चों में तेज सांस या घबराहट। अगर हम बात करें निमोनिया किससे होता है, तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया किससे होता है? निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया क्या है? निमोनिया फेफड़ों से संबंधित एक संक्रामक रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें एल्वोलाई में म्यूकस या तरल पदार्थ या इनमें सूजन आ जाती है। बस इतना इतना लिख दो, मतलब आपको एक आइडिया लग जाए, पूरा नहीं लिखना, आइडिया लग जाए उतना उतना लिख दो। अगर 2 नंबरिया में आया तो आप थोड़ा लिख दो, इसका रोग कारक बता दो, और लक्षण सेम लिखने। लक्षण में आपको क्या लिखना? वजन कम होना, सिर दर्द होना, भूख नहीं लगना, कमजोरी, थकान, अनिद्रा, ऐसे कुछ भी लिख दो फिर तो। कहने का मतलब, जब आपकी क्रश आपको भाव नहीं देती ना, वो आपको इग्नोर करे, फिर आपको जैसा फील हो, थकान हो जाएगी, नींद बहुत आएगी, उसके बाद भूख नहीं लगेगी, चैन नहीं पड़ेगा, अंदर से घबराहट होगी, ऐसी किसी भी बीमारी में कुछ भी लक्षण लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखना। थोड़ा ऊपर से लिखो, थोड़ा बीच से, और फिर बीच में कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और दमदार क्वेश्चन है मलेरिया। इसका नाम क्या है? मलेरिया। भाई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा गया, इस बार भी पूछा ही जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। हमारी तो अच्छी थी, हमारे बारे में आया था, आपकी अच्छी हुई तो आपके बारे में भी आएगा। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो एक प्रोटोजोआ से होती है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, और यह मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलती है। कहने का मतलब हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये है वो मादा एनाफिलीज मच्छर
देख रहे हो भाई, इतना बड़ा डंक डालती है आपकी बॉडी में, आपको तब जाके पता चलता है। सोच लो, यह है वो मच्छर जो आपका खून पीता है, मारो उसको। मलेरिया एक संक्रामक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जनित रोग है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें परजीवी मानव यकृत लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जिससे कपकपी, तेज बुखार, सिर दर्द और अनेमिया जैसे लक्षण होते हैं। इनका जीवन चक्र 2 पोषक मनुष्य और मच्छर में पूरा होता है। जीव कारक यानी मतलब जो इसका रोग है, रोग कारक प्रोटोजोआ। रोग कारक क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओब्यूल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर हम बात करें वाहक की, जिस प्रकार आपका एक दोस्त होता है जिसके साथ आप बाइक पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो मादा एनाफिलीज है यह एक वाहक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? वाहक का। जिस पर जो प्लाज्मोडियम है यह इसके अंदर पहुंचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। कहने का मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर जो रोग को संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलाती है, यह एक वाहक की तरह कार्य करती है। संक्रमण की प्रक्रिया। मादा एनाफिलीज मच्छर जब एक संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसके शरीर में चले जाते हैं। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो स्पोरोजोइट के रूप में यह परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर हम बात करें इनके जीवन चक्र की, तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा होता है। नंबर 1 मनुष्य, इसमें यह अलैंगिक जो जनन होता है वह करता है और उसके यकृत में जाता है और उसके आरबीसी पर हमला करता है, जबकि मच्छर में लैंगिक जनन करता है और मच्छर के आमाशय में चला जाता है। नंबर 1 चरण, जब इसकी शुरुआत होती है तो मच्छर के काटने से स्पोरोजोइट रक्त के माध्यम से यकृत में प्रवेश करते हैं और वहां अलैंगिक जनन से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यकृत कोशिकाओं में जाने के बाद यह वहां की जो आरबीसी होती है उन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण आरबीसी फट जाती हैं और हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ रिलीज करती हैं जो कपकपी और बुखार का कारण बनता है। नर और मादा गैमेटोसाइट का निर्माण करता है और जब अन्य कोई मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये गैमेटोसाइट मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ वे निषेचन और विकास के बाद स्पोरोजॉइंट बनाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मच्छर दिखाया गया है जो आपका खून चूसता है, फिर इससे परजीवी आपके यकृत में गए, यहाँ पे आपके आरबीसी पर हमला किया, यहाँ पे हीमोजॉइन रिलीज हुआ, इसके बाद एक पूरा साइकिल चलता रहेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आई होप कि मलेरिया अब आप समझ गए होंगे, लेकिन मलेरिया में इतना सारा कुछ नहीं लिखना। मलेरिया में आप ऐसे की पॉइंट पर याद रखिए चीज़ें। की पॉइंट पर कैसे याद रखेंगे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है और यह एक प्लाज्मोडियम जनित रोग है जिसमें जो प्लाज्मोडियम होता है वह मादा मच्छर के अंदर जाता है, फिर उसका ट्रेवल करता है और यह पूरा चक्र आप याद कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिख दें, मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखते रहें और आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं असंक्रामक रोग की। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती और यह लंबे समय तक चलती हैं और जीवनशैली अनुवांशिक पर्यावरणों के कारण से होती हैं, जिनके प्रमुख उदाहरण कैंसर है जो वैश्विक स्तर पर मृत्यु और अक्षमता के प्रमुख कारण बने हैं। कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजन करती हैं। कहने का मतलब जो ह्यूमन सेल होती हैं वह 24 घंटा में एक बार विभाजन करती हैं, लेकिन जब कैंसर होता है तो वह कोशिकाएं बहुत ही जल्दी से विभाजन कर एक गांठ का निर्माण करती हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। अब यह ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिसे हम सुदम ट्यूमर या विनाइन ट्यूमर कहते हैं, ये अपने मूल स्थान पर ही सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते। लेकिन समस्या दूसरे वाले में है जिसका नाम मैलिग्नेंट ट्यूमर है। यह तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं के समूह है जो आसपास के ऊतकों पर हमला करते हैं और यह रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं और फैलकर नया ट्यूमर बनाते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। इनके इस फैलने के गुण को हम मेटास्टेसिस कहते हैं और यही आगे जाकर कैंसर में बदल जाते हैं। कैंसर के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है। जैसे अगर हम भौतिक कारणों की बात करें तो गामा रेज है, एक्स रेज हैं, गामा किरणें हैं और यूवी रेज हैं, यह भी कैंसर का कारण बन सकती हैं। रासायनिक में अगर हम बात करें तो तंबाकू का धुआं में मौजूद जो कार्सिनोजन है जो फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं।
जैविक कारण में कैंसर पैदा करने वाले वायरस होते हैं, जिसे हम ऑन्कोजेनिक वायरस भी कहते हैं। कभी कभी वायरस भी हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। इसका जो प्रमुख उपचार है वह मुख्य रूप से सर्जरी ही माना गया है, और कभी कभी इसकी जो रेडियोथेरेपी होती है वह हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है। यह इसके बहुत ही अच्छे उपाय है, और उसका सबसे अच्छा उपाय अभी भी सर्जरी ही माना जाता है। आई होप कि अब आप कैंसर समझ गए होंगे। कैंसर क्या है? कैंसर अनियमित और अनियंत्रित तरीके से फैलने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। यह दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सुदुम, नंबर 2 दुर्दुम। सुदुम वाला एक ही स्थान पर होता है, लेकिन दुर्दुम वाले जिसे हम मेलिग्नेंट कहते हैं, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसके यह गुण को मेटास्टेटिस कहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण। और जो अगला टॉपिक है वह है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को विस्तार से समझाइए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि यह पेपर में बहुत बार पूछा गया है और लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है। तो जो प्रतिरक्षा होती है वह रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता होती है। कहने का मतलब शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एक ह्यूमन है जो वायरस से लड़ रहा है, इसे हम प्रतिरक्षा कह सकते हैं। जीवों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यह शरीर का वह रक्षा तंत्र है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और उनके द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। जिस प्रकार आपका दोस्त हर एक मुसीबत में आपके साथ होता है, आपकी मदद करता है, आपकी रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रतिरक्षा भी हमारे लिए हमारे दोस्त की तरह होती है। यह हर एक बीमारी से हमारी रक्षा करता है। जैसे अगर हम बात करें प्रतिरक्षा के प्रकार की, तो मानव में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली पाई जाती है, नंबर 1 सहज और नंबर 2 उपार्जित। कहने का मतलब सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही हमारे साथ है। जैसे हमारी फैमिली वाले हैं, वो जन्म से हमारे साथ है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। ये फैमिली होती है, दे आर ऑलवेज सपोर्ट अस। इसी प्रकार जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह हमेशा हमारा साथ देता है। सहज प्रतिरक्षा जो कि हमें जन्म से मिलती है, जैसे सहज प्रतिरक्षा यह एक गैर विशिष्ट रक्षा प्रणाली है जो जन्म के साथ मौजूद होती है। यह शरीर में बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे शारीरिक अवरोध, जैसे त्वचा है, अगर हमारी स्किन हमारे शरीर से निकाल दी जाए तो जो भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया है, विषाणु है, वह सीधे हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार अगर हम कायकी, जैसे आमाशय है, अगर हम अपने खाने के दौरान किसी जीवाणु या विषाणु को खा लेते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, तो हमारे शरीर में स्टमक नामक एक अंग पाया जाता है जिसे हम आमाशय कहते हैं, जिसमें HCl पाया जाता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो उन जीवाणुओं को या विषाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार ये अवरोध या श्वेत रक्त कणिकाएं WBC या न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट जो रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं, यह उन्हें बेसिकली खा जाती हैं, नष्ट कर देती हैं, इसलिए इन्हें भक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं। अगर हम बात करें साइटोकाइन अवरोध की, यह विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती हैं। कहने का मतलब यदि कोई कोशिका है और वह किसी विषाणु से संक्रमित हो गई तो वह इंटरफेरोन नामक एक प्रोटीन का संश्लेषण करती है और उसे स्त्रावित करती है, ताकि जो उसके साथ या उसके बगल में कोई दूसरी कोशिका है तो उस तक इसका मैसेज चला जाए कि अब हम संक्रमित हो चुके हैं, अब आप हमसे दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में बहुत होता है, आपका कोई दोस्त है, मान लो यह आपका कोई दोस्त है और यह कोई छोरी लेके भाग गया। कहने का मतलब कोई लड़की लेके भाग गया, तो इसके जितने भी दोस्त हैं यह उन सभी को ऑटोमेटिकली मैसेज देगा कि भाई हमसे दूर हो जाओ, क्योंकि अब हम तो जाने वाले हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद आप दोनों की फील्डिंग सेट हो सकती है ना, क्योंकि पुलिस सबसे पहले इन्हीं दोनों को उठाएगी और ये मारेगा मजा और ये दोनों जेल में खाएंगे सजा। अच्छी बात है ना, बहुत मजा आता है इसमें। तो इसी प्रकार जो हमारी कोशिका होती हैं, अगर उनमें से कोई एक कोशिका संक्रमित हो जाती है विषाणु से, तो वह इंटरफेरोन नामक एक प्रोटीन का स्त्रावण करती है और उसे बताती है कि भाई अब हम संक्रमित हो चुके हैं, अब हमसे दूरी बना ले, जो स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रतिरक्षा वह गुण है जो हमारे शरीर में होता है और वह हमें
रोगाणुओं से या रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सहज और एक उपार्जित। सहज हमारे जन्म से प्राप्त होता है, आपको आपकी स्किन जन्म से प्राप्त हुई, आपको आपके आमाशय में अम्ल जन्म से प्राप्त हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जन्म हो गया, फिर आप किसी दिन गए दुकान पे, कहा भैया पेट खोल के इसमें थोड़ा HCl डाल दो, थोड़ा कम हो गया। या आपने जी कहा होगा कि भैया मैं हमारी आंखों में आंसू नहीं निकल रहे, थोड़ा पानी भर दो आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा नहीं है। प्रतिरक्षा का जो दूसरा गुण है वह उपार्जित रक्षा है। यह विशिष्ट होती है, यह जन्म के बाद अनुभवों या संक्रमण के आधार पर विकसित होती है। इसकी विशेषता स्मृति के आधार पर होती है। कहने का मतलब यह याददाश्त पर कार्य करती है। याददाश्त यह याददाश्त पर कार्य करती है। अगर इसका सामना किसी रोग से एक बार हो गया तो यह दूसरी बार उस रोग को जल्दी पहचान कर उसके प्रति जल्दी अनुक्रिया दर्शाती है। प्राथमिक अनुक्रिया जब पहली बार किसी प्रतिजन के संपर्क में आती है तो यह निम्न तीव्रता से कार्य करती है, यानी थोड़ी स्लो कार्य करती है। लेकिन जब यह उसी प्रतिजन से दोबारा संपर्क में आती है तो यह बहुत ही तीव्र गति से अनुक्रिया करती है, क्योंकि शरीर को पहले संक्रमण की स्मृति होती है, उसे याद होता है कि भाई तुमने हमारे साथ क्या किया। अब हम बात करते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। सक्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर की अपनी कोशिकाएं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाती हैं। यह धीमी होती है लेकिन लंबे समय तक प्रभावी होती हैं, इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर की रक्षा के लिए हम सीधे प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, जब शरीर की रक्षा के लिए सीधे तौर पर प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, जैसे माता का दूध या IgA या टेटनस के इंजेक्शन या किसी भी प्रकार की वैक्सीन, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीके में रोगजनक की मृत या कमजोर अवस्था शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी स्मृति कोशिकाएं बना ले और भविष्य में वास्तविक संक्रमण होने पर तेजी से हमला कर सके। जैसे आपने यहाँ पे देखा था उपार्जित प्रतिरक्षा में, यहाँ पे आपने देखा था जब पहली बार सामना हुआ तो धीरे धीरे और दूसरी बार सामना हुआ तो बहुत ही तीव्र गति से। इसी प्रकार टीकाकरण में पहले शरीर में मृत या कमजोर रोग कारकों को डाला जाता है, जिससे कि शरीर हमारा यह समझ सके कि यह एक रोग कारक है और यह कुछ इस प्रकार कार्य करता है। और जब दोबारा इसका सामना सही वाले या ताकतवर रोग कारक से होता है तो यह स्मृति के आधार पर बहुत ही तीव्र गति से प्रक्रिया कर सकता है। आई होप कि आप दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन या जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।